बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के वीलॉग को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है। अब आते हैं अपने असल मौज़ू की तरफ। आज माफ़ कीजिएगा, आज एक अहम मौज़ू को सिर्फ़ डिस्कस करेंगे, वीलॉग लंबा नहीं करेंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे का भी वक़्त हो रहा है, मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। मौज़ू बड़ा अहम है नाज़रीन, वो ये है कि ये एक जज साहब, जब नवाज़ शरीफ का पनामा का फ़ैसला लिखा गया था, तो उसका उसका फ़ैसले का आगाज़ किया था जस्टिस खोसा साहब ने एक बड़े तारीख़ी जुमले से, जो गॉडफ़ादर नामी नॉवल और उसके बाद फिर जो फ़िल्म भी बनी थी, उसमें शामिल किया गया था कि बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा कहीं दौलत इकट्ठी हो जाती है, तो उसके पीछे कोई जुर्म होता है। फिर उसके बाद इसी बेंच के एक और जस्टिस साहब ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया था कि ये लोग सिसिलियन माफ़िया की तरह काम कर रहे हैं। तो मेरा फ़ोकस जो है वो इस वक़्त सिसिलियन माफ़िया के ऊपर है कि ये माफ़िया क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, माफ़िया एक एक तरह की गवर्नमेंट विदिन अ गवर्नमेंट टाइप की चीज़ होती है। उनका आप एक जुमले में उन्हें यूँ समझ लें कि माफ़िया ऐसे काम करता है कि वो हर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे को या जिसका भी ताल्लुक कानून के नफ़ाज़ से हो, किसी भी ज़िम्न में वो उनको खरीद लेता है। उन्हें खरीद लेता है और फिर वो अपने मफ़ाद के मुताबिक उसे इस्तेमाल करता है। या तो अपने लोगों को बिठा देता है, उनके चेयरमैन और उनके सदूर और उनके जनरल सेक्रेटरीज़ के तौर पे, और वो ऊपर से वो विचों-विचों खाई जाओ, उत्ते रौला पाई जाओ, उस किस्म का जो हिसाब होता है वही करते हैं। उस्ताद दामन की वो एक नज़म है उसके मुताबिक। और वो सरासर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उनके अपने जो जिन्होंने उनको इंस्टॉल किया होता है, उनके मफ़ादात का वो लोग ख़्याल करते हैं। तो माफ़िया का काम ये होता है कि वो एक ऑक्टोपस की तरह पूरे निज़ाम को जकड़ लेता है। अब जिस तरह से नवाज़ शरीफ ने, शहबाज़ शरीफ ने, ज़रदारी ने, इन लोगों ने जिस तरह से अभी रिसेंट हिस्ट्री में काम किया है, वो आपके सामने है। कोई इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे करप्ट नहीं किया इन्होंने। कोई अदालतों के अंदर अपने जजेस इन्होंने लगाए हैं। आप जस्टिस आमिर फारूक को देख लें, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, 10 के करीब मुकदमात हैं इमरान खान के, जिन पर फैसला महफूज करके वो उनके ऊपर अंडों पे जैसे मुर्गी बिठा के बच्चे निकाले जाते हैं, वो उस तरह से चूजे निकालने के लिए उनके ऊपर बैठा हुआ है आमिर फारूक, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो अपीलें पीटीआई की, जिन पर फैसला होने के बाद ये पता चलना है कि आया इमरान खान के खिलाफ केसेस जेन्युइन है या नहीं है, उनकी समाअत हो सकती है या नहीं है, उनमें जमानत होनी चाहिए या नहीं। अगर फैसला खिलाफ आता है तो पीटीआई वाले या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अगर फैसला हक में आता है तो जाहिर है वो केसेस खत्म होंगे, इमरान खान की जमानत होगी। वो फैसले करके उनके ऊपर वो बैठा हुआ है चीफ जस्टिस, और उन केसेस को दोबारा दूसरे ट्रायल कोर्टों में चलाया जा रहा है। ये जैसे ये मिसाल के तौर पे ये साइफर वाला मामला है। तो एक फैसला महफूज, मैं तो कहता हूं कि फैसला सबसे ज्यादा गैर महफूज फैसला ही वो होता है जो महफूज हो। जस्टिस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने पहले ही उसके केसों में इतना टाइम लगा दिया है, और ये सब क्या है? ये सब माफिया के काम है। माफिया पीछे से बैठा कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो मुल्क में हो, चाहे लंदन के पुरताइश फ्लैटों में बैठा हो। वो माफिया इन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो सलमान तासीर था, पंजाब का एक गवर्नर जो कत्ल हो गया था वो मुमताज कादरी के हाथों। उसने एक दफा कहा था, वो उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उसने कहा था कि शरीफों ने, यानी शरीफ फैमिली ने, अदालतों में जो पनीरी लगाई है, तो ये उससे आने वाली दहाइयों में फायदा उठाते रहेंगे। ये पनीरी क्या होती है? ये जो लोग काश्तकारी करते हैं उन्हें पता है कि ये क्या होता है। ये वो छोटा दाना, छोटा बीज, छोटा पौधा होता है जो लगाया जाता है, फिर उसकी परवरिश और नशोनुमा की जाती है, और वो बड़ा होके फिर फल फल फ्रूट वगैरह देता है। तो उस सलमान तासीर के अल्फाज ये थे कि इन शरीफों ने अदालतों में, यानी जजों के जरिए से, छोटे छोटे लेवल पे जो जज लगाए हैं, छोटे छोटे अहदेदार जगहों पर लगाए हैं, ये जो पनीरी इन्होंने लगाई है, ये आने वाली दहाइयों तक इसका फल खाते रहेंगे, और वो हमारे सामने है आज। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहीं, शायद दुनिया की तारीख में ये वाहिद वाकया होगा कि एक शख्स को सीधा वकालत से उठा के किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया। जस्टिस नहीं, सीधा जस्टिस, चीफ जस्टिस लगा दिया गया उसको। ये आज तक दुनिया की तारीख में शायद ये बात कभी नहीं हुई। जो वजूहात उसकी जो भी रही हो, एक थ्रू प्रोसेस से वो नहीं गुजरा, सीधा चीफ जस्टिस लग गया। क्यों? कि वहां पर फैसले लिए गए। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ लाए हैं, तो उसे लाकर बनाना मकसूद था, उससे अपने काम करवाने मकसूद थे। ये आमिर फारूक जिसका मैंने जिक्र किया, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लगाया गया है, ये आपके सरों पर 2031 तक मुसल्लत रहेगा। ये पता है किसी को ये बात? ये 2031 तक क्या करेगा? हुकूमत जिसकी भी है, ये लोग
काले कोटों के अंदर फिरौनों वाला काम करते हैं ये जज। इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनकी तरफ उंगली उठाए, कोई आंख झपके, कोई इनकी तरफ देख के चीख मार दे तो तौहीन अदालत हो जाती है। तौहीन अदालत के इल्जाम में वज़राए आज़म तक को ये लोग फारिग कर देते हैं। तो इस किस्म की ताकतवर पोजीशन पे इस किस्म के पिट्ठू लोग बैठाने का और मकसद क्या होता है? माफिया का कंट्रोल। आप चले जाइए ब्यूरोक्रेट्स की तरफ। ब्यूरोक्रेट्स और ये सियासतदान, ये एक मुहावरा है पंजाबी का कि वंड खाओ ते खंड खाओ। उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैं नहीं दोहराता, वो ज़रा कुछ बदतमीज़ी में आ जाता है। बहरहाल वंड खाओ ते खंड खाओ, यानी मिल-जुल के, मिल-बाँट के खाओ तो मीठा ही मीठा है, सबका फ़ायदा है, तू भी खा, मैं भी खा, वो खाता भी है तो लगाता भी तो है ना। तो वो वाली बात कि मैं भी खा रहा हूँ, तू भी खा, उसको भी खिला, उसको भी खिला, ये तमाम काम माफ़िया करता है। क्यों? कि जब तक आप किसी को खिलाएँगे नहीं, वो आपकी सुनेगा नहीं, वो आपका काना नहीं बनेगा। ये लोगों को काना बनाना जो होता है ना, कि वो नजरें नहीं चुराएगा आपसे। अगर एक खरा ईमानदार आदमी होगा तो वो नजरें नहीं चुराएगा आपसे। आप उसे काना करेंगे, उसे जायदादें देंगे, उसे ब्रीफकेस देंगे, उसे लंदन में अपार्टमेंट ले देंगे, वो आपके केसेस बंद कर देगा, रिटायर हो जाएगा, आप उसे उठा के सेनेटर बना देंगे, एमएनए बना देंगे। मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इस वक्त 99 या एक मेरा ख्याल है 100 सेनेटर होते हैं। 12 सेनेटर मुस्लिम लीग नून की टिकट पे इस वक्त जो है वो आला अदलिया के जज हैं। ये बात जानता है कोई? ये इस तरह से नवाजते हैं अपने लोगों को, माफिया इस तरह से नवाजता है। और जो माफिया जो उसके कंट्रोल में नहीं आता, उसको वो फिर डराते हैं, धमकाते हैं, जेलों में सड़ाते हैं, ओएसडी बना देते हैं, खुड्डे लाइन लगा देते हैं और ये काम करते हैं। तो माफिया जनाब इस तरह से काम करता है। और भाई जो लोग फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है, अगर उसको बीएमडब्ल्यू की चाबियां रिश्वत के तौर पर पेश कर रहे हैं, और मियां शरीफ हो जी, बड़ा वो दयानतदार ईमानदार, कहां का दयानतदार, कौन सा ईमानदार? रिकॉर्डेड ये बात मौजूद है, बेशुमार सहाफी लोग इसके गवाह हैं, दूसरे लोग गवाह हैं। आसिफ नवाज जंजुआ को, क्योंकि वो नवाज शरीफ के साथ उसकी तालमेल नहीं बन रही थी, तो बीएमडब्ल्यू की चाबियां उसने आसिफ नवाज के हाथ में दी और उसने कहा जी कि ये मैंने अपने बच्चों को लेके दिए, लेकिन आप मेरे बड़े बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें एक दफा बैठ के मेरे सामने जरा मेरी आंखें ठंडी कर दें, ये आपको तोहफा दे रहा हूं। उसने लेने से इनकार कर दिया। समझदार आदमी था, वो समझ गया कि ये मेरी एक दो फोटो खींचेंगे, फिर सारी उम्र उसको दे रगड़े पे रगड़ा, मुझे भी लगेगा और फौज को भी लगेगा, और ये वो, तो उसने चाबियां लेने से इनकार किया। अजहर सोहेल नाम के एक साफी होते थे इस्लामाबाद से, वफात पा चुके हैं, अल्लाह मगफरत करे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि जनरल आसिफ नवाज ने मुझे कहा था कि अजहर भाई, मैं तो इन लोगों की दीदा दलेरी पे हैरान रह गया कि किस तरह इन्होंने मुझे रिश्वत देके बीएमडब्ल्यू सीरीज 7 गाड़ी, आज भी वो आलीशान गाड़ी होती है, उस वक्त भी आलीशान गाड़ी थी, बीएमडब्ल्यू की चाबियां मेरे हाथ में रख के इन्होंने मुझे किस तरह रिश्वत देके मुझे खरीदने की कोशिश की। वही आसिफ नवाज जंजुआ फिर पुरस्रार तौर पर उनका इंतकाल हुआ था। बहरहाल ये इन लोगों के साथ जो भी चीज दुरुस्त नहीं होती, या तो उसे हार्ट अटैक हो जाता है, या पुरस्रार तरीके से उसका इंतकाल हो जाता है, हरकत कल्ब बंद हो जाती है, कुछ हो हादसा हो जाता है, दफ्तरों में आग लग जाती है, रिकॉर्ड जल जाते हैं। जो चीज इनकी फेवर में नहीं होती उसके साथ कोई ना कोई हादसा होता है। ये क्या है? ये है माफिया। इस तरह से माफिया काम करता है। आसिफ अली जरदारी, उसका टोला भी कोई इनसे कम नहीं है। उसने फिलहाल तो वो सिंध को जकड़ा हुआ है, जब वो वफाक में था तो उसने वफाक के साथ भी उसने भी यही सलूक किया था। वो उसका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को ना 5 साल के लिए नाअहल करवा लिया था, लेकिन उसने स्विस बैंक को खत नहीं लिखा था। वो चीफ जस्टिस कहता रहा कि खत लिखो, खत लिखो, खत लिखो, वो खत उसने नहीं लिखा। अपनी वजारत आजमा उसने गंवा दी, 5 साल के लिए वो नाअहल हो गया, लेकिन पीछे से उसके वो जो पीराने तस्मा पा जिन्हें कहा था, वो जकड़ा हुआ था उसको कि तूने खत नहीं लिखना। क्यों? कि अगर वो खत लिख देता तो वो पैसा जो उसके लिए एक मुय्यना मुद्दत होती है कि अगर आपने उसके अंदर वो क्लेम नहीं किया या उनको वो नहीं किया, तो फिर वो स्विट्जरलैंड उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करता और वो पैसा रिलीज कर दिया जाता है। वो पीरियड गुजारने के लिए आसिफ अली जरदारी ने इसको यूसुफ रजा गिलानी को खत नहीं लिखने दिया और ये अपने ओहदे से इसको बर्खास्त कर दिया गया तौहीन अदालत में। इस तरह से ये माफियाज काम करते हैं। फौज क्या, पुलिस क्या, अदलिया क्या। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में ये बात आम मशहूर है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि इन्होंने 90s के दौर में, जब ये वजारत आजमा और वजारत आला के दौर पर में थे, इन्होंने पंजाब पुलिस में 20,000 क्रिमिनल्स इन्होंने भर्ती करवाए थे और ये उन क्रिमिनल्स से अपना काम लेते हैं। आज वो क्रिमिनल्स उनमें से बेशुमार तरक्की कर करके पुलिस के कहा डीजी, आईजी, किस किस्म के ओहदों पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या वो इनके लिए काम नहीं करेंगे? आबद बॉक्सर आपके सामने, बाद में उसकी बात वो शहबाज शरीफ से खराब होगी, वो एक अलग बात है। तो इन्होंने क्या पुलिस का डिपार्टमेंट, क्या फौज में,
क्या अदलिया में, क्या ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी का भी सुन लें, वही वंड खाओ ते खंड खाओ जो बात मैं कर रहा था। ब्यूरोक्रेट वो है कि हुकूमत चाहे इमरान खान की हो, शहबाज नवाज की हो, जरदारी की हो, मौलाना फजल रहमान टाइप के जिन्होंने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा के लोगों को धोखा खुला दिया हुआ है, दीन के नाम पे सियासत करते हैं मुनाफिकत वाली, वो दीनी मौलवी भी अगर आ जाए ना हुकूमत में, ये ब्यूरोक्रेट वो तबका है जनाब नाजरीन, जिसकी पांचों घी में और सर हर वक्त कड़ाई में होता है, हर हुकूमत में कड़ाई में होता है। मैं जब यहाँ लंदन में तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, मैं आज से पुरानी बात कर रहा हूँ, ये 1995 की बात कर रहा हूँ, 96 की। तो मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो हैरड्स की टक्कर का स्टोर है। हैरड्स में तो दुनिया जानती है, लेकिन वो भी हैरड्स से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत बड़ा स्टोर है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर। मैं वहाँ पर पार्ट टाइम काम करता था जब मैं स्टूडेंट था यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं उतने खिलाड़ियों से नहीं मिला, उतने एक्टर्स से नहीं मिला, उतने सियासतदानों से नहीं मिला, जितना मैं ब्यूरोक्रेट्स और उनके बच्चों से मिला हूं। ये ब्यूरोक्रेट की औकात क्या होती है? 22वें ग्रेड का जो टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट है, क्या तनख्वाह होती है, क्या मराहत होती है? वहां पर उस स्टोर में आकर जिस हिसाब से वो शॉपिंग करते थे, मैं खुद एक कंप्यूटर अपने उस डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से एक ब्यूरोक्रेट के घर में इंस्टॉल करने गया था, जो रीजेंट्स पास पार्क की मस्जिद है ना, बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है, उसके एन सामने वो उनका अपार्टमेंट था। मैंने वो अपार्टमेंट अंदर से देखा, उसका एक बेटा और एक बेटी यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, तो कंप्यूटर उसके लिए उसने लिया और वो मैं वहां पर इंस्टॉल करने के लिए गया। मैं अंदर से वो फ्लैट देख के हक्का बक्का रह गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और मैंने उस लड़के को कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त और आलीशान फ्लैट है। तो वो कहने लगा जी थैंक यू वेरी मच। लड़का अच्छा था, नरम मिजाज का। मैंने उसे कहा कि ये इसका आप कितना रेंट देते हैं, इफ यू डोंट माइंड मी टेलिंग। वो कहने लगा जी हम तो रेंट नहीं देते, ये तो हमारा अपना फ्लैट है, वाला साहब का फ्लैट है। ये ब्यूरोक्रेट था एक पाकिस्तान का, मैं उनका नाम भूल गया हूं, वरना मैं नाम भी यहां ले देता। तो ये इस किस्म के लोग मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट मैंने देखे हैं जो हजारों पाउंड आके एक एक दिन में वहां शॉपिंग कर रहे थे, और लदे फंदे हुए उनके सामान के बैग उनके मुलाजमीन उठा के उनकी वैन्स में, गाड़ियों में नहीं वैन्स में ठूंसते थे डिलीवरी के लिए। तो ब्यूरोक्रेट को भी ये क्या है, किसी ब्यूरोक्रेट की ये मजाल हो सकती है, कोई ब्यूरोक्रेट को बदमाशी को इस किस्म की जालसाजी या गलत काम कर सकता है, पैसा खा सकता है, जब तक उसको पीछे से हुकूमत का आशीर्वाद ना हो। और भाई हुकूमत भी खा रही है, ब्यूरोक्रेट भी खा रहा है, और इदारे भी खा रहे हैं। जो नहीं खा रहे उनको उनकी वीडियोस बनाकर कुछ करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई ऐसे काम करता है माफिया, ये होता है माफिया। अब आपको समझ में आई है कि आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स, उसने कहा जी मैं नहीं होने दूंगा। बड़ी मुश्किलों से उसको रोक रोक के सादा अक्सरियत दे के उसको वजीर आजम बनाया, वरना वो आरटीएस अगर ना बैठता ना, तो जंग जियो जैसा मुतस्सब इदारा जो सरासर पीटीआई के खिलाफ था उस वक्त भी, 2018 के इलेक्शंस में भी, वो भी बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 145 से लेके 150 तक सीटें हासिल करेगी। आरटीएस बैठा, उसके बाद 123 124 सीटें उनकी रहेगी। ये जो 15 से 20 सीटें उनकी खाई गई, ये कहां गई? ये आरटीएस बिठाने से हुई। ये क्लेम करते हैं जी कि आरटीएस हमारे बिठा के इमरान खान को जिताया गया, और भाई उसकी सादा अक्सरियत को घटाया गया आरटीएस बिठा के। जिस शख्स ने आरटीएस बनाया, जिस कंपनी ने, उसका डायरेक्टर मैं उससे मिल चुका हूं, वो उस रात इस्लामाबाद में बैठा मॉनिटर कर रहा था जब आरटीएस बैठा था। उसने कहा आरटीएस बैठ ही नहीं सकता, तीन तीन रिप्लेसमेंट थी, एक मेन लाइन थी, दो रिप्लेसमेंट्स मौजूद थी उसकी, आरटीएस बैठ ही नहीं सकता था। बट बहरहाल मैं पूरी बातें नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो मुश्किल में आएगा अगर बात वहां तक पहुंची। कहने का मकसद ये है कि माफिया इस तरह काम करता है, हर तरफ से मुल्क को, मुआशरे को, उसके वसाइल को, उसके इदारों को जकड़ लेता है। जैसे कि वो ऑक्टोपस होता है ना, वो आपको आठों टांगों से जकड़ता है, उसके बाद जो उसके टेंटिकल्स होते हैं उसके अंदर वो आपने देखा होगा वो पाइप से लगे होते हैं, जैसे वो उससे एयर सक्शन करके आपको जकड़ लेता है, एयर टाइट करता है, एयर लॉक लगाता है, आप निकल भी नहीं सकते। फिर वो आपको घसीट के गहरे पानी में ले जाता है अपने शिकार को, और वहां पर वो फिर उसके साथ जो सलूक करता है वो करता है। तो ये काम पाकिस्तान के साथ इस वक्त माफिया कर रहा है। माफिया कैसे काम करता है मैंने आपको बताया। किसी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि माफिया से अगर निजात पानी हो तो उसका तरीका क्या होता है। वैसे एक बात है, कौम उस रास्ते पर थोड़ी बहुत चल निकली है जिससे माफिया से निजात हासिल की जा सकती है। अब तक के लिए इतना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपके लिए दुआ गो हूं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।